हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं एंटी एरिथमिक्स के बेसिक्स में, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एरिथमिया को पढ़ लिया है और सारी चीज़ें जो एरिथमिया से बेसिक्स में आती हैं वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम डायरेक्टली मूव करेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स में। और एंटी एरिथमिक ड्रग्स का स्पेशली जो एरिथमिया के केस में क्लासिफिकेशन है वो दो साइंटिस्ट के एफर्ट से हुआ। जैसा कि ऑलमोस्ट आपको बुक्स में मिलने वाला है कि वॉगन्स विलियम्स ने साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। मैं उनके साथ एक नाम और ऐड करना चाहता हूं, जिनका नाम है आपका ब्रह्मा एन सिंह। एक्चुअली ब्रह्मा एन सिंह और वॉगन्स विलियम्स का सपोर्टिव एफर्ट था, जिसकी वजह से जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स थी उनको क्लासीफाई किया गया। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको वॉगन्स विलियम्स का क्लासिफिकेशन, लेकिन आप अगर उसको और टेक्निकली करेक्ट करना चाहते हैं तो क्लासिफिकेशन सिंह वॉगन्स विलियम्स क्लासिफिकेशन कहलाता है, जिसके अंदर जो ड्रग्स थी उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। हम जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेसिकली वो हमारा होगा क्लास 1 एंड 3 का, और उसका रीजन क्या है वो अभी रिलेट करके बताऊंगा, क्योंकि हम 1 और 3 को एक साथ पढ़ेंगे और 2nd एंड 4th को। इसके पीछे क्या लॉजिक है। लाइक द क्लास 1 आर सोडियम चैनल ब्लॉकर एंड क्लास 2 आर बीटा blockers, while the class 3 are potassium channel blockers and the class 4th are calcium channel blocker. In today's discussion, we will limit our discussion up to sodium channel blocker and potassium channel blocker, means class 1 and class 3. Actually, the class 1 and class 3 drugs are responsible for action over the atria and ventricles. They perform their action, whether the class 1 drug and the class 3 drug both perform their action over the atria and the ventricles. That's why we will study these two classification together, and later on we will discuss class 2 and class 4, because these class 2 and class 4 in the majority of action, they perform their majority of action in the nodal tissues like SA node and AV node, while they perform class 1 and class 3 in atria and ventricle, right. Class 1 agents are also known as membrane stabilizing agent, because the stability of the membrane potential is depends on depolarization of phase 0, that is dependent on sodium, and that's why if we modulate this depolarization impulse, instant depolarization impulse, means the mechanism of action of these class 1 drug is to modulate this depolarization event in the ventricle myocyte, in the ventricle and atrial myocytes. We have studied almost in the previous video as well that the ventricular action potential is represented in this way. ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर मायोसाइट का। और देखिए ईसीजी और वेंट्रिकुलर मायोसाइट के रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये जो ग्राफ आपको दिखता है जिसमें फेज 4, 0, 1, 2 और 3 की बात करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हम इसको डिटेल डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। ये जो ग्राफिकल ये जो रिप्रेजेंटेशन है वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल का, ये एक मायोसाइट का है, वेंट्रिकल के एक मायोसाइट का है। लेकिन जब हम इसको कलेक्टिवली होल वेंट्रिकल के लिए लेते हैं, जिसमें पूरी कलेक्टिवली मायोसाइट के लिए लेते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन आपका ईसीजी होता है। तो हमको इस एंटी एरिथमिक ड्रग्स स्पेशली क्लास 1 को पढ़ने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि इसका जो वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स का जो इंटरप्रिटेशन है ईसीजी में वो किस तरीके का है, तब आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। देखिए जो ईसीजी में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो डिनोट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, जबकि यहां पे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को डिनोट कर रहा है फेज 0। इट मींस अगर हम बोलते हैं कि कोई ड्रग फेज 0 को मॉड्यूलेट करती है, तो इट मींस हम कह रहे हैं कि वो ड्रग क्यूआरएस को मॉड्यूलेट कर रही है, राइट। अगर हम करते हैं इस प्लेट्यू फेज की बात, फेज 2 की, तो फेज 2 का जो प्लेट्यू फेज है वो यहां से
यहां तक का सेगमेंट है। इस सेगमेंट को बिटवीन द एस एंड टी, दिस सेगमेंट इन द ईसीजी डिनोट्स द प्लेटिव फेज ऑफ वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स। दिस टी वेव ऑफ दैट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन किस फेज को डिनोट कर रहा है? इस फेज 3 को। और ओवरऑल इस मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले इंटरप्रिटेशन आपने देख लिया, किस तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे। अगर मैं कहता हूं कि सोडियम चैनल ब्लॉकर की ड्रग इस स्लोप को डिक्रीज कर रही है, लेट सपोज, अभी हम डिटेल डिस्कस करेंगे, एक जस्ट कहने की बात, अगर इसको डिक्रीज कर रही है इट मीन स्लोप को इस डायरेक्शन में लेके जा रही है, तो ये इंस्टेंट ना होके क्या होगा? स्लो होगा। और जब स्लो होगा तो ईसीजी जब स्लो क्यूआरएस को फॉर्म करेगी तो ये जो स्पेस है ये क्या होगा? ये वाइड होगा। स्लोली बनेगा तो ये वाइड होगा। तो हम वहां से कह सकते हैं कि ईसीजी पे क्या डिफरेंस आने वाला है। अब हम बात करेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक की। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 1 ड्रग्स की। क्लास 1 ड्रग्स में एक कैरेक्टरिस्टिक होती है यूज डिपेंडेंस। तो सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा कि क्लास 1 की जो ड्रग्स होती हैं वो यूज डिपेंडेंस की होती हैं, जबकि क्लास 3 की जो ड्रग होती हैं उनमें क्वालिटी होती है रिवर्स यूज डिपेंडेंस। तो रिवर्स यूज डिपेंडेंस को हम डिटेल जब क्लास 3 की ड्रग डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। क्लास 1 में जो यूज डिपेंडेंस है वो उसके क्या मायने हैं? देखिए, क्लास 1 की ड्रग ओवरऑल किस चैनल को ब्लॉक कर रही है? सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रही है। सोडियम चैनल की जो स्टेट्स हैं, सोडियम चैनल की स्टेट्स कुछ इस तरीके से हैं। सोडियम चैनल रेस्टिंग स्टेट में होता है। अगेन रेस्टिंग स्टेट्स में क्या होगा? डीपोलराइजेशन, एंड डीपोलराइजेशन रिजल्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ दिस चैनल एंड दिस चैनल नाउ बिकम ओपेन्ड। और जब ओपन हो जाएगा देन अगेन देयर विल बी repolarization. Repolarization means inactivation of channel, and inactivation of channel result into the leading to the refractoriness of the channel. और रिफ्रैक्टरी पीरियड में हमको पता है कि दोबारा से इंपल्स जनरेट नहीं हो सकती। रिफ्रैक्टरी के बाद फिर से इसको आना पड़ेगा रेस्टिंग में, देन अगेन ये क्या होगा? ओपन। तो देखिए, यूज डिपेंडेंस का मतलब क्या है? जितने भी सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं या तो वो ओपन स्टेट में सोडियम चैनल के ब्लॉक करती हैं या तो रेफ्रैक्टरी स्टेट में ब्लॉक करेंगे। जब हम इसका डिवीजन पढ़ेंगे, फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, तब हम इसको और डिटेल पढ़ेंगे। तो या तो सोडियम चैनल ब्लॉकर ओपन स्टेट में ब्लॉक करेंगी या तो रेफ्रैक्टरी स्टेट में। अब आपको पता होना चाहिए कि ओपन स्टेट और रेफ्रैक्टरी स्टेट अगर आपको कार्डियक मायोसाइट्स की मसल पे चाहिए तो वो ज्यादातर किस केस में मिलेगा? तब मिलेगा जब आपकी वो मसल जो मायोसाइट्स हैं वो हाईली एक्टिव हो। और हाईली एक्टिव कब होंगी? जब वो टैकियारिथमिया के केस में हो, वहां पे इंपल्स का कंडक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो। इट मींस हम कहते हैं कि जितना ज्यादा, और उनकी बाइंडिंग किस ओपन और रिफ्रैक्टरी स्टेट में है सोडियम चैनल ब्लॉकर की, और ये स्टेट हमको तब मिलने वाली है, ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्वेंटली मिलने वाली हैं जब वहां पे कौन सा केस हो? री एंट्री या तो किसी भी तरीके का एरिथमिया का केस हो जिसमें हाईली इंपल्स कंडक्शन जनरेशन हो। तो वो स्टेट हमको किसमें मिलने वाली है? एरिथमिया में, तो टैकियारिथमिया में। तो ये ड्रग का ज्यादा एक्शन तभी होगा जब ड्रग की हार्ट रेट या एक्टोपिक सिग्नल्स बहुत ज्यादा फास्ट होंगे। तो इसको बोलते हैं यूज डिपेंडेंस। इट मींस हम जितना ज्यादा हार्ट के मायोसाइट का मैकेनिज्म जितना ज्यादा फास्ट होगा, एरिथमिया का केस जितना फास्ट होगा, प्रोबेबिलिटी होगी इन ड्रग्स की ज्यादा एक्शन को प्रोड्यूस करने की। जितना ज्यादा हार्ट रेट होगा, जितना ज्यादा सिग्नल जनरेशन होगा, एक्टोपिक सिग्नल जनरेशन होगा, प्रीमैच्योर बीट होगी, री एंट्री फेनामेना होगा, जितना ज्यादा कार्डियक एक्टिविटी होगी, ये ड्रग्स की वर्किंग उतनी ज्यादा होगी। जबकि जस्ट अपोजिट किसमें है? क्लास 3 में। तो यहां पे हमने पढ़ लिया कि यूज डिपेंडेंस का क्या मतलब है। इन शॉर्ट, यूज डिपेंडेंस का मतलब है कि आपकी हार्ट की इंपल्स की एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा इस क्लास 1 ड्रग की एक्शन होगा। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे सबसे ज्यादा मिलेगा कौन सा स्टेट? ओपन और रिफ्रैक्टरी, जिसमें कि इन ड्रग्स की क्वालिटी होती है बाइंड होने की। अब हम बात करेंगे, सेकेंड टर्म हमको क्लियर होना चाहिए, ERP, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो देखिए, जब वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स एक इंपल्स की हम बात करते हैं तो ये इसका एक इंपल्स है जो कि कंप्राइज्ड करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, पार्शियल रिपोलराइजेशन फेज 1,
plateau phase 2 and full repolarization phase 3 and again 4, again the cycle will repeat. Now we are talking about effective refractory period. तो जब इसकी एक बार इंपल्स जनरेट हुई तो इंपल्स में एटलीस्ट ये पूरा स्टेप फॉलो अप हो के जब ये फोर्थ स्टेज में आएगी, 4 फेज में, देन अगेन फेज 0 होगा। उस बीच में आपका इंपल्स जनरेशन दोबारा नहीं हो सकता। लेकिन प्रोबेबिलिटी, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, इंपल्स जनरेशन की प्रोबेबिलिटी इधर की तरफ धीरे धीरे, जब हमने डिस्कस किया था अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन और डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन, जितना ज्यादा हम फेज 3 में नीचे की तरफ आएंगे तो मे बी पॉसिबल वहां पे इंपल्स का जनरेशन हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें लाइक इस पार्ट के इधर जितना ये पार्ट है, फेज 0 का, फेज 1 का, फेज 2 का, यहां पर कोई भी न्यू इंपल्स जनरेट नहीं हो सकती। इट मींस हम कह सकते हैं कि ये टिश्यू जिसमें इस इंपल्स का कंडक्शन हो रहा, उस समय वो टिश्यू रिफ्रैक्टरी स्टेट में है। इट मींस दोबारा उस पे इंपल्स का कंडक्शन नहीं हो सकता, तो हम बोलते हैं उसको ERP। तो मेनली ERP हमको, हम अगर लाइन करके इस ग्राफ में डिनोट करना चाहें तो ERP जस्ट आपकी लाइक यहां से स्टार्ट होगी और अप्रोक्सीमेटली ये जो पूरा पार्ट है दिस इज ER, यहां से पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट दिस इज कम्स अंडर इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। यहां पे दोबारा से हम इंपल्स का जनरेशन नहीं कर सकते हैं। इट मींस इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड जितना ज्यादा होगा, टिश्यू को हम बोलेंगे कि वो किस स्टेज में है, रिफ्रैक्टरी स्टेट में है। लाइक अब हम दूसरी बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन की। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जस्ट बिगिनिंग ऑफ द फेज 0, फेज 0 जहां से बिगिन हो रहा है एंड अप टू द एंड ऑफ फेज 3, तो दिस होल ड्यूरेशन, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। जितना ज्यादा एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। जो कि अगर हम एपीडी को लाइक यहां पे ऐसे कर दें तो एपीडी की लेंथ इतनी हो जाएगी, एपीडी की लेंथ बढ़ेगी तो किसकी लेंथ बढ़ गई, आपकी इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड की भी लेंथ बढ़ गई। तो ईपीडी आपको समझ में आ गया, स्टार्टिंग फ्रॉम द फेज 0 एंड अप टू द एंड ऑफ फेज 3। लाइक हम बात करते हैं लास्ट क्यूटी इंटरवल की। तो क्यूटी इंटरवल यहां से हम रिलेट करते हैं, दिस इज क्यूटी इंटरवल, क्यू एंड टी इंटरवल, राइट। क्यूटी इंटरवल में आपको क्या दिख रहा है, ये आपका डिनोट कर रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, प्लेट्यू फेज, और टी डिनोट कर रहा है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। मींस क्यूटी डिनोट्स द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एज वेल एज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, जिसमें प्लेट्यू भी होता है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन प्लस वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन डिनोट्स द क्यूटी इंटरवल। और यहां पे अगर हम उसकी बात करें तो दिस इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड दिस इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो अगर हम इसकी एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, तो अगर एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को हम बढ़ाते हैं, इट मींस हम क्यूटी इंटरवल को भी क्या कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। तो इन चीजों का हम टेक्निकली रिलेट करेंगे क्लास 1 के क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। तो ऑलमोस्ट इतना आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा। नाउ हम बात करते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द राइट, तो अब ऑलमोस्ट जैसा थोड़ा डिस्टर्बेंसेस था बीच में, इसलिए इसको फिर से बनाना पड़ा, राइट। अब हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट ड्रग का क्लासिफिकेशन है उसके सब क्लास बनाए गए हैं, और वो क्लास को जो बनाने का बेस है वो 2 तरीके से, आप जितने अभी ओवरऑल पढ़ते हैं आपको 2 तरीके के बेसिस मिलते हैं उसमें। एक क्लासिफिकेशन का बेसिस है या तो उस क्लास की ड्रग पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर रही है या नहीं, या तो उसका दूसरे तरीके से अगर उसको कहें तो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे क्या इफेक्ट है। इट मींस हम द क्लासिफिकेशन ऑफ class 1 drug, further subtype of class 1 drug depends on the whether they are opening the potassium channel, or you can say the working on the potassium channel or not, they are working in the potassium channel or not, or it is based on the action potential duration, whether they are modulating action potential duration or not. action potential duration हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बात करते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दीज 2 थिंग्स द class of one drug are further divided into class 1A, class 1A, class 1B and class 1C.
they are actually the class 1A drug, they all are sodium channel blocker, but the difference is that कितनी पोटेंसी से सोडियम चैनल ब्लॉकर को सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। तो जो दिस इज सोडियम चैनल ब्लॉकर, राइट, दिस इज सोडियम चैनल ब्लॉकर, इन शॉर्ट SCB, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉकिंग पोटेशियम चैनल। तो इससे हमने क्या देखा कि अगर हमको जो ग्राफ मिलने वाला है अगर उसको हम ड्रॉ करते हैं तो लाइक दिस इज वेंट्रिकुलर मायोसाइट एंड दिस इज नॉर्मल वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल। तो ये ड्रग्स क्या करने वाली हैं, राइट? अगर हम देखें तो इसमें हमको मिलेगा दीज आर सोडियम चैनल ब्लॉकर। इट मींस सोडियम चैनल को ये क्या करेंगी, ब्लॉक करेंगी, तो आपका स्लोप क्या होगा, स्लोप डिक्रीज होगा। सोडियम चैनल ब्लॉक हुआ, स्लोप डिक्रीज हुआ। ऑल्सो क्या कर रही है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, तो पोटेशियम चैनल जब ओपन होंगे तो आपको ये रिपोलराइजेशन फेज मिलेगा, लेकिन जब ब्लॉक है तो ये चीज आपको क्या हो जाएगी, ये स्लो हो जाएगी, और जब स्लो होगी तो किस तरफ जाएगी, टुवर्ड्स आगे की तरफ। तो ओवरऑल यहां पे हम देखें डिफरेंसेस क्या देख रहे हैं कि ड्यू टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ओवर द सोडियम चैनल ब्लॉक, एक्शन ओवर द सोडियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, स्लोप इज डिक्रीजिंग। स्लोप क्या हो रहा है, फेज जीरो का स्लोप डिक्रीज हो रहा है। अगर हम बात करें एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन की, ये जो कि हमने यहां पे क्लियर किया था कॉन्सेप्ट एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन की, तो एपीडी वैल्यू आपकी बढ़ रही है, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन बढ़ रहा है, और आपका क्या बढ़ रहा है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ रहा है, लाइक। तो ये रही आपकी बात की क्लास 1A ड्रग्स की, जिसमें हमारा इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ रहा है और एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे क्लास 1B की। क्लास 1B की अगर हम बात करते हैं तो सेम आपको यही करना है कि आपका ये लाइक आपका दिस इज नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल, वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल, ये ब्लॉक करती हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर को। अच्छा, इनमें आपस में भी ये डिफरेंस है कि कुछ मॉडरेटली ब्लॉक करती हैं, कुछ बहुत कम ब्लॉक करती हैं, और कुछ बहुत प्रोनाउंस्ड करती हैं, बहुत हैवी स्ट्रॉन्ग ब्लॉक करती हैं। तो अगर हम ये जो ड्रग थी ये मॉडरेटली ब्लॉक कर रही थी, ये बहुत स्मॉल ब्लॉक करेगी। जब ये स्मॉल ब्लॉक करेगी तो जो स्लोप है वो ज्यादा डिक्रीज नहीं मिलेगा, बहुत कम डिक्रीज मिलेगा। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। अब इसने क्या किया, ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक ना करके ये पोटेशियम चैनल को ओपन कर रही है। इट मींस रीपोलराइजेशन को और स्ट्रॉन्ग कर रही है। स्ट्रॉन्ग करने का मींस वो चीज जल्दी हो जाएगी। तो जब रीपोलराइजेशन ये जल्दी हो जाएगा, इट मींस आपका रिपोलराइजेशन यहां कहीं पे हो जाएगा। तो जो आपको रिजल्ट मिला वो क्या मिला, यहां पे हम एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ब्लॉकिंग कैसी थी, स्मॉल। इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एपीडी डिक्रीज हो रहा है। यहां पे जो ब्लॉकिंग थी इसकी क्या थी, मॉडरेट थी। यहां पे एपीडी और ईआरपी बढ़ रहे थे। नाउ इन लास्ट क्लास 1C ड्रग्स आप बुक से याद कर सकते हैं, उसमें कुछ टिपिकल नहीं, ड्रग्स को भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लास 1C में जो इनका जो सोडियम चैनल पे एक्शन है वो कैसा है, प्रोनाउंस्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो प्रोनाउंस्ड एक्शन है तो आप उसको पहले इस तरीके से दिखाइए, ये आपका नॉर्मल लाइक वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि आपका जो सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एक्शन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है इट मींस यहां पे तो स्मॉल था, यहां पे मॉडरेट था। स्ट्रॉन्ग है इट मींस कुछ ये इस तरीके का है, लाइक। अब ना तो ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं, पोटेशियम चैनल पे इनका कोई एक्शन नहीं है, जबकि क्लास 1A ड्रग का क्या था, वो पोटेशियम चैनल को क्या कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे। तो हमको एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन बढ़ा हुआ मिल रहा था। क्लास 1B पोटेशियम चैनल को ओपन कर रहे थे तो उससे हमको एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन डिक्रीज हो रहा था। यहां पे देयर इज नो इफेक्ट ओवर द पोटेशियम चैनल। तो पोटेशियम चैनल पर जब कोई इफेक्ट नहीं है तो आपका ये क्या मिलने वाला है, आपको ओवरलैप करेगा, राइट। तो यहां पे आपने क्या देखा कि देयर विल नो इफेक्ट ऑन
एपीडी एंड ईआरपी, क्योंकि एपीडी और ईआरपी आपका क्या है, सेम है। तो यहां पे एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक जो क्लासिकल थिंग है, जो आपके समझने की कॉन्सेप्ट है जो यहां पे, वो एक ये कॉन्सेप्ट है कि देखिए ऑलमोस्ट सारी जो ड्रग्स हैं क्लास 1 की, वो ड्रग बाइंड करती हैं या तो ओपन में या तो रिफ्रैक्टरी में। ऑलमोस्ट क्लास 1A जो ड्रग है वो बाइंड करेगी ओपन स्टेट में, और क्लास 1B जो ड्रग है वो किस में बाइंड करेगी, रिफ्रैक्टरी स्टेट में, जबकि क्लास C करेगी ओपन स्टेट में। तो B में डिफरेंसेस कैसे आते हैं, चूंकि ये रिफ्रैक्टरी में ब्लॉक कर रही है। तो कोई चीज अगर मैं बोलता हूं लेट सपोज कि ये टिश्यू रिफ्रैक्टरी है, तो ये टिश्यू रिफ्रैक्टरी है, इट मींस इस पे दोबारा इंपल्स का कंडक्शन अभी नहीं हो सकता, और रिफ्रैक्टरी है इट मींस ऑलमोस्ट अभी अभी इस पे इंपल्स क्या है, ट्रेवल कर रही है। और जब इंपल्स इस पे ट्रेवल कर रही है तो इट मींस कि इसकी स्टेज कौन सी है, डीपोलराइजिंग स्टेज है, डीपोलराइजेशन में है ये टिश्यू, इसलिए वो रिफ्रैक्टरी है। तो जब ये टिश्यू डीपोलराइजेशन में है तो ऐसी कंडीशन जहां पे टिश्यू डीपोलराइजेशन में हो, क्योंकि क्लास 1B की ड्रग ज्यादातर कहां बाइंड कर रही हैं, रिफ्रैक्टरी स्टेट ऑफ द सोडियम चैनल में। तो ऐसी स्टेट जहां पे पर्टिकुलर टिश्यू रिफ्रैक्टरी स्टेट में हो, वहां पे इनका एक्शन क्या होगा, क्लास 1B ड्रग का ज्यादा होगा। तो अगर रिफ्रैक्टरी स्टेट कहां पे ज्यादा होगी, इट मींस जहां पे क्या हो, डीपोलराइजेशन ज्यादा हो। और डीपोलराइजिंग टिश्यू किसको हम बोलते हैं, इस्कीमिक टिश्यू। किसको बोलते हैं, इस्कीमिक टिश्यू को। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि इन द केस ऑफ इस्कीमिया इंड्यूस्ड टैकियारिथमिया, इस्कीमिया इंड्यूस्ड टैकियारिथमिया, in most of the cases there will be the utilization of class 1B drugs. I hope कि आपको ये अब क्लियर होगा, क्लास 1, क्लास B, क्लास C। अब हम देखिए कुछ टर्म्स हैं जो कि कई बार स्किप ना हो जाएं या छूट ना जाएं लेक्चर में, इसलिए मैं इनको लिख लेता हूं, तो आपको मैं वो डिस्क्राइब कर देता हूं। अब हम बात करते हैं ओवरऑल जो ये सोडियम चैनल का ब्लॉकिंग हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि जो फास्ट हमारा एक्शन पोटेंशियल था, कंडक्शन था, इंपल्स का कंडक्शन, वो क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। जब स्लो हो रहा है तो जब हार्ट में इंपल्स का कंडक्शन स्लो होता है तो हम उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, नेगेटिव ड्रोमोटॉपिक। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कैसा है, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक। ओवरऑल ये जो क्लास 1A ड्रग है ये कैसी है, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक, कंडक्शन को स्लो कर रही है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये रिपोलराइजेशन को क्या कर रही हैं, प्रोलॉन्ग कर रही हैं दो केसेस में, तो हम इन दोनों के संदर्भ में कहेंगे कि ये रिपोलराइजेशन को इनहांस कर रही हैं। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम आती है, जब इस इवेंट में हम शॉर्ट में यहां पे बता दिया समझाने के लिए, लेट सपोज आपका ये रिपोलराइजेशन इवेंट प्रोलॉन्ग हो गया, तो आपका ओवरऑल क्या बढ़ गया है यहां पे, एपीडी, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, किसका, वेंट्रिकुलर मायोसाइट का। और वेंट्रिकुलर मायोसाइट के एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन में क्या आता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। और ये दोनों जो इवेंट हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल में दोनों आते हैं। तो क्यूटी इट मींस अगर आपका क्यूटी इंटरवल बढ़ रहा है, तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में भी आप देख सकते हैं जब हमने पढ़ा था टॉर्सैट डी पॉइंटस, तो क्यूटी इंटरवल अगर प्रोलॉन्ग्ड होता है तो देयर में भी चांसेस कि आपको क्या हो जाए, टॉर्सा दी पॉइंटस। तो उन पेशेंट्स में, उन पर्सन्स में वो ड्रग्स नहीं दी जाती जो कि ऑलरेडी जिनमें क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो, लाइक तो ये क्या करती हैं, प्रोलॉन्ग टिश्यू रिपोलराइजेशन, जो कि टॉर्सा डी पॉइंटस को इंड्यूस करने का काम करती हैं, जो कि अपने आप में एक अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन है। तो ये इसका डिटेल हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, इसलिए यहां पे नहीं करेंगे। ओवरऑल सोडियम चैनल ब्लॉकिंग के अलावा भी ये जो ड्रग्स हैं वेंट्रिकुलर मायोसाइट और एट्रियल मायोसाइट में हमने देखा किस तरीके से एक्शन करती हैं। अब हम बात करेंगे इनका एक्शन, जो कि वेल नोन नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है अभी तक, लेकिन इनको कई बार माना जाता है कि हमारी ये नोडल टिश्यूज में ऑटोमेटिसिटी को इफेक्ट करती हैं। और नोडल टिश्यूज में ऑटोमेटिसिटी को इफेक्ट तो करती हैं, प्लस ये ज्यादातर ऑटोमेटिसिटी इफेक्ट करती हैं एक्टोपिक पेसमेकर में। एक्टोपिक पेसमेकर का मतलब क्या है कि आपका अगर ये हार्ट है तो हार्ट में यहाँ नोडल टिश्यू, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज एंड पुर्किंजे फाइबर, राइट।
लेट सपोज आपका एट्रियम का ये पर्टिकुलर पार्ट ये क्या एक्टोपिक बीट जनरेट करने लगा, तो इसको हमने बोल दिया एक्टोपिक पेसमेकर। तो इस एक्टोपिक पेसमेकर में ये ऑटोमेटिसिटी को डिक्रीज करती हैं। क्या करती हैं? डिक्रीज करती हैं। ऑटोमेटिसिटी को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगी। जब ऑटोमेटिसिटी को डिक्रीज करेंगे इट मींस स्लोप को क्या कर रही हैं? ये स्लोप को भी डिक्रीज कर रही हैं फेज 4 को। तो ये आप रिलेट ज्यादा बेहतर कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि पेसमेकर में एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से बनता है और फेज 4 वहां पर क्या होता है। तो आप उसके लिए प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, इससे रिलेट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट स्किप हो जाएगा। तो ऑटोमेटिसिटी की अगर बात करें नोडल ट्यूसिंग में, तो वेल नोन इसका मतलब डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये मान के चला जाता है कि ये एक्टोपिक पेसमेकर में फेज 4 को स्लोप को डिक्रीज करती हैं, इट मींस हार्ट रेट को कम करती हैं। इनके साथ एक डिसएडवांटेज ये है बेसिकली क्लास 1A ड्रग के साथ, क्लास 1A ड्रग्स हैविंग द सर्टेन एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी। और वो एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी कैसे होती है? लाइक दे आर इनडायरेक्टली इनहिबिट द वेगल टोन। जैसे हम जानते हैं कि अगर वेगस टोन को हम बढ़ाते हैं तो हार्ट रेट क्या होती है? कम होती है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। और अगर वेगस टोन को हम कम करें तो हार्ट रेट क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये देखा जाता है कि जो क्लास 1A कैटेगरी की ड्रग हैं वो इनडायरेक्टली क्या करती हैं? वेगल टोन को क्या कर रही हैं? इनहिबिट कर रही हैं। इनहिबिट कर रही हैं इट मींस किसको बढ़ा रही है? रेट एंड कंडक्शन को बढ़ा रही हैं। तो चूंकि हमको तो ओवरऑल हम इनका ट्रीटमेंट किसमें कर रहे हैं? टैकीअरिथमिया में, एट्रियल फ्लटर, फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीअरिथमिया, टैकीकार्डिया। तो ओवरऑल हमको ये कंडीशन नहीं चाहिए कि किसी भी तरीके से हमारी हार्ट रेट बढ़े। हमको ओवरऑल इस तरीके से ड्रग का यूटिलाइजेशन करना है कि वो किसी तरीके से ड्रग जो है हार्ट रेट को क्या करे? कम कर पाए। लेकिन ओवरऑल इसीलिए क्लास 1A ड्रग को कई बार मान के चलते हैं कि ये इनडायरेक्टली एरिथमिया भी इंड्यूस करती है। तो इसके लिए इसके इस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, ये आपका ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, इसको नलीफाई करने के लिए साथ में क्या देते हैं? बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। क्योंकि बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्ट्स ओवर द नोडल टिश्यूज। नोडल टिश्यू से रेट और कंडक्शन क्या हो जाता है? कंट्रोल हो जाता है। तो इसीलिए साथ में हम क्लास 1A ड्रग के इन मोस्ट ऑफ द केसेस एडवाइस करते हैं बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, राइट। तो आपका ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट आई थिंक अब कुछ भी नहीं बचा रह गया है। तो अब हम बात करेंगे क्लास 3 ड्रग की, राइट। तो क्लास 3 ड्रग को हम किस तरीके से पढ़ेंगे? क्लास 3 आपका बहुत सिंपल है। अगर आपको क्लास 1 का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्लास 3 को भी आसानी से पढ़ ले जाओगे। लाइक इसकी हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल की, राइट। तो वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल में अब तक हमने जो ब्लॉक किया, किसको बात की? ब्लॉक किया फेज 0 को, फेज 0, राइट, डीपोलराइजेशन को, फेज 0 को। अब हम बात करेंगे कि हमको इफेक्ट किसको करना है, चूंकि हमारी क्लास 3 ड्रग कौन सी है? क्लास 3 हमारी है पोटेशियम चैनल, राइट। तो जब हम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर यूज करेंगे, राइट, तो जब हम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर यूज करेंगे तो पोटेशियम चैनल इसको क्या करेंगे? जब हम ब्लॉक कर देंगे पोटेशियम चैनल को तो ये इंस्टेंटली ना होके क्या हो पाए जाएगा? इस तरीके से होगा। इधर पे तो कोई हम इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, हम ब्लॉक केवल किसको कर रहे हैं? पोटेशियम चैनल को, क्योंकि हमने क्लास 3 ड्रग ली है। क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। तो पोटेशियम चैनल जब आप ब्लॉक करेंगे तो आपके सामने क्या मिलने वाला है? आपका इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन आपका इंक्रीज हो गया। जब एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन इंक्रीज हुआ तो क्यूटी इंटरवल इंक्रीज हो गया। और जब मे बी चांसेस क्यूटी इंटरवल इंक्रीज हुआ तो आपको क्या हो? टॉर्सेड डी पॉइंटस। तो ये तो अलग एस्पेक्ट है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसको यूटिलाइज किस तरीके से करते हैं। देखिए, जब किसी टिश्यू का आप रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ाते हैं तो रिफ्रैक्टरी पीरियड का बढ़ाने का मतलब है कि आप इस ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जिसपे आप दोबारा इंपल्स जनरेट नहीं कर सकते हैं। और री एंट्री फेनोमेना या टैकीअरिथमिया में क्या होता है? बार बार इंपल्स जनरेट होती है।
तो जब इंपल्स जनरेट ही नहीं हो पाएगी तो आपकी वो ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, रीएंट्री का ट्रीटमेंट होता है, रीएंट्री फेनोमेना या जो भी टैकियारिथमिया उसका ट्रीटमेंट होता है। तो ओवरऑल इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड को हम क्या कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं। एक तरीके से अगर आपको कहूं तो जो जितना ज्यादा किसी टिश्यू का रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा तो रिफ्रैक्टरी पीरियड इटसेल्फ परफॉर्म द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर दैट पर्टिकुलर टिश्यू। तो जितना ज्यादा आप ईआरपी बढ़ाएंगे इट मींस उस टिश्यू का उतना ज्यादा आप क्या बढ़ाएंगे, प्रोटेक्शन बढ़ाएंगे। इट मींस दोबारा जल्दी जल्दी उस पर इंपल्स जनरेट नहीं होगी। इट मींस आप ट्रीट कर रहे होंगे किसको, टैकी अरिथमिया को, वो किसी भी मैकेनिज्म से हो, री एंट्री से हो या इंक्रीज्ड ऑटोमेटिसिटी से, किसी से भी हो, राइट। तो ये आपका क्लास थर्ड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो कि ओवरऑल चूंकि क्लास 1 की ड्रग भी पोटेशियम चैनल पे एक्शन करती है तो वहां पे भी थोड़ा पढ़ा था। तो आपको इस तरीके से क्लास थर्ड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बताना है कि किस तरीके से वो हेल्प करेंगी बाय इंक्रीजिंग द इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो यह ऑलमोस्ट आपका ये चीज क्लियर होगा। इसके साथ आपकी एक चीज यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं कि जो जैसे हम क्लास 1 जो ड्रग थी हमारी, क्लास 1 ड्रग में हमने क्या बोला था कि क्लास 1 की ड्रग क्या है, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक। मींस आपकी जो कंडक्शन वेलोसिटी थी उसको क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे। क्या यहां पे कंडक्शन वेलोसिटी पे इफेक्ट हो रहा है, यहां पे तो फेज 0 पे कोई फर्क नहीं है, केवल हम किसको ब्लॉक कर रहे हैं, फेज थर्ड को। इट मींस जो कंडक्शन वेलोसिटी है यहां पे उस पे क्या होगा, नो इफेक्ट। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द क्लास 1 एंड क्लास थर्ड ड्रग। क्लास 1 ड्रग induces the negative dromotropic while the class third drug does not produce any kind of action in the conduction velocity. Thank you very much.